एक गांव में एक सादा सा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। 3 बड़े बेटे बहुत समझदार और अक्लमंद थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा थोड़ा सादा और कम अक्ल था। अलबत्ता उसमें एक खास बात थी, वो जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत और ताकतवर था। एक दिन किसान ने सोचा, मेरे 3 बड़े बेटे तो अपनी अकल से कहीं ना कहीं काम करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये छोटा बेटा नादान है, इसका मुस्तकबिल मुझे फिक्र में डाल देता है। काफी सोच विचार के बाद किसान ने फैसला किया, क्यों न इसे पहलवान बना दिया जाए, जिस्म तो इसका मजबूत है। इस तरह उसने अपने छोटे बेटे को अखाड़े में भेजना शुरू कर दिया। उसे अच्छा खाना और ताकत वाली खुराक दी जाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो एक मशहूर और ताकतवर पहलवान बन गया। कुछ साल गुजरे तो किसान ने अपने 3 बड़े बेटों की शादी कर दी। जब तीनों बहुएं घर आईं, तो उन्होंने देखा कि छोटा देवर दिन भर खाता पीता है, आराम करता है और सिर्फ अखाड़े जाता है, जबकि उनके शौहर खेतों और दूसरे कामों में मेहनत करते हैं। बहुएं दिल ही दिल में सोचने लगीं, ये देवर बगैर काम के मजे में जिंदगी गुजार रहा है, हमें अलग रहना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता घर में झगड़ा बढ़ गया। आखिरकार किसान ने छोटे बेटे की भी शादी कर दी। किस्मत से उसकी बीवी बहुत खूबसूरत और अक्लमंद निकली। उसकी खूबसूरती पूरे इलाके में मशहूर हो गई। कुछ अरसे बाद किसान ने 4 बेटों को अलग अलग कर दिया, ताकि घर में सुकून रहे। 3 बड़े बेटे अपनी समझदारी से अच्छा कमा रहे थे, लेकिन छोटा बेटा जो सिर्फ खाना और कुश्ती जानता था, जल्द ही माली मुश्किल में फंस गया। जब घर के खर्चे पूरे न हो सके तो उसकी बीवी उससे झगड़ने लगी। तुम दिन भर बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते, और खाने में हर चीज अच्छी चाहिए, घर कैसे चलेगा? रोज रोज की लड़ाई होने लगी, लेकिन बीवी बहुत समझदार थी। एक दिन उसने सोचकर कहा, तुम बादशाह के पास जाओ और उनसे नौकरी मांगो। पहलवान हैरान होकर बोला, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, मैं तो सिर्फ खा सकता हूँ और कुश्ती लड़ सकता हूँ, बादशाह मुझे नौकरी क्यों देंगे? बीवी मुस्कुराकर बोली, ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। बादशाह के दरबार में जाकर कहना कि तुम्हें लक टकिया की नौकरी चाहिए, और ये मत कहना कि तुम्हें कोई काम नहीं आता। बीवी की बात सुनकर पहलवान थोड़ा घबरा गया, मगर मान गया। वो उदास दिल के साथ महल की तरफ चल पड़ा। जब वो बादशाह के दरबार में पहुंचा, तो बादशाह ने देखा कि एक लंबा चौड़ा और ताकतवर जवान सामने खड़ा है। बादशाह ने पूछा, बताओ बहादुर, किस काम से आए हो? पहलवान बोला, महाराज, मैं आपके राज में नौकरी चाहता हूँ। बादशाह मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो बताओ तुम कौन सा काम कर सकते हो? पहलवान ने फख्र से कहा, महाराज, मैं वो काम कर सकता हूँ जो आपके पूरे राज में कोई और नहीं कर सकता, बस मुझे इसके बदले 1 लाख रुपए तनख्वाह चाहिए। बादशाह हंसकर बोला, तो क्या तुम हमारे राज के लकटकिया बनना चाहते हो? पहलवान ने कहा, जी हाँ महाराज। बादशाह ने वजीरों से पूछा तो पता चला कि पहले भी एक बादशाह ने लकटकिया रखा था। बादशाह ने कहा, तो ये रिवायत आगे बढ़नी चाहिए, आज से ये पहलवान हमारे दरबार का लकटकिया होगा। पहलवान को नौकरी मिल गई। वो महल के मेहमान खाने में रहने लगा और हर महीने 1 लाख रुपए पाने लगा। वो आराम से जिंदगी गुजार रहा था। कुछ महीनों बाद बादशाह ने कहा, लकटकिया, तुम काफी दिनों से अपने घर नहीं गए, अपने घर हो आओ और हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पहलवान बादशाह और वजीर को अपने गांव ले गया। उसकी बीवी ने बादशाह का बहुत अदब से इस्तकबाल किया और बेहतरीन खाना बनाया। खाने के दौरान बादशाह की नजर पहलवान की बीवी पर पड़ी। वो औरत बहुत खूबसूरत और बावकार थी। बादशाह दिल ही दिल में हैरान रह गया। वापस जाते हुए बादशाह ने वजीर से कहा, क्या तुमने पहलवान की बीवी देखी? वो तो हमारी रानी से भी ज्यादा खूबसूरत है। बादशाह बोला, मैं इस औरत को हासिल करना चाहता हूँ, कोई तरकीब बताओ। वजीर ने कहा, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। कुछ दिन बाद बादशाह की माँ यानी राजमाता बीमार पड़ गईं। बड़े बड़े हकीम आए, मगर कोई फायदा न हुआ। एक दिन एक हकीम आया। वजीर के जहन में एक मक्कारी और शैतानी तरकीब आ चुकी थी। वो सोचने लगा कि यही वो मौका है जिसके जरिए वो पहलवान की बीवी को पाने की राह हमवार कर सकता है। पहलवान ने कुछ दिन पहले बादशाह के सामने फख्र से कहा था, जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। आज वजीर को लगा कि पहलवान को उसी के गुरूर के जाल में फंसाने का बेहतरीन वक्त आ गया है। ये सोचकर वजीर फौरन हकीम के पास गया। उसके चेहरे पर अय्यारी की मुस्कुराहट थी और आंखों में साजिश की चमक। वजीर ने आहिस्तगी से कहा, हकीम साहब, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक राजमाता का इलाज करेंगे तो हम आपको सोने के सिक्के इनाम में देंगे। ये सुनते ही हकीम के दिल में लालच जाग उठी। सोने के सिक्कों की चमक उसकी आंखों में उतर आई। हकीम बोला,
आप बताइए मुझे क्या करना होगा। वजीर ने कहा, हकीम साहब, आप राजमाता के इलाज के लिए बादशाह से ऐसी चीजें मांगे जो पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद न हो। सोने के सिक्कों की लालच में डूबा हुआ हकीम फौरन बोला, जो आपका हुक्म, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ये कहकर वजीर हकीम को साथ लेकर राजमाता के कमरे में पहुँचा। वहाँ बादशाह पहले ही मौजूद था। हकीम ने आगे बढ़कर राजमाता की नब्ज देखी, चेहरा संजीदा बना लिया और कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, महाराज, अब राजमाता का इलाज मुमकिन नहीं रहा। बादशाह घबरा कर बोला, क्यों हकीम साहब, ऐसा क्या हो गया है? हकीम ने आहिस्ता आवाज में कहा, महाराज, आपकी माता को सिर्फ एक ही चीज ठीक कर सकती है। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? हकीम ने कहा, 4 हुरब बिलाओ जानवर, इनका तेल निकालकर मालिश की जाए तो राजमाता ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने पूछा, ये कहाँ मिलते हैं? हकीम कहता है, हिमालय के जंगलों में। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, क्या कोई ऐसा बहादुर है जो हुरब बिलाओ ला सके? सब दरबारी हैरान रह गए क्योंकि किसी ने आज तक हुरब बिलाओ का नाम नहीं सुना था। ये सुनकर कुछ समझदार लोग बोले, महाराज, ये हुरब बिलाओ क्या होता है? हमने तो कभी ऐसा जानवर न देखा है न सुना है। बादशाह ने कहा, ये एक खास जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। ये सुनकर सब दरबारी खामोश हो गए क्योंकि ऐसा जानवर किसी ने कभी नहीं देखा था। बादशाह ने वजीर की तरफ देखकर कहा, वजीर जी, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। राजमाता को बचाने के लिए हुरब बिलाओ लाना ही होगा। वजीर बोला, महाराज, जो पहलवान सिर्फ बैठकर तनख्वाह लेता है, अब उसी दिन के लिए रखा गया था। क्यों ना उसे ही हुर बिलाओ लाने भेज दिया जाए। उसे 1 महीने का वक्त दीजिए और अगर वो जानवर ना लाया तो उसे फांसी दे दी जाए। वजीर ने आहिस्ता से कहा, महाराज, हुर बिलाओ नाम का कोई जानवर होता ही नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, वाह वजीर जी, बहुत अच्छा मंसूबा है। अगर पहलवान नाकाम हुआ तो हम उसे मार देंगे और उसकी बीवी को रानी बना लेंगे। बादशाह ने फौरन सिपाही भेजकर पहलवान को दरबार बुलवा लिया। बादशाह ने कहा, पहलवान, तुम काफी दिनों से तनख्वाह ले रहे हो, अब तुम्हारे लिए एक काम है। पहलवान बोला, हुक्म दीजिए महाराज। बादशाह ने कहा, हमें 4 हूर बिलाव चाहिए, उनका तेल निकालकर राजमाता की मालिश करनी है। ये सुनकर पहलवान परेशान हो गया और बोला, महाराज, ये हूर बिलाव क्या होता है? बादशाह ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। आखिरकार पहलवान ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे कुछ वक्त दीजिए। बादशाह ने कहा, तुम्हें 1 महीना मिलेगा, अगर जानवर ना लाए तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर पहलवान घबरा गया और हिमालय की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में सोचा, बेहतर है पहले अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। वो घर आया और सारी बात अपनी बीवी को बता दी। पहलवान की बीवी ने फौरन समझ लिया कि ये सब साजिश है। उसने कहा, ऐसा कोई जानवर होता ही नहीं, बादशाह ने तुम्हें मारने की चाल चली है। तुम मेरे मैके चले जाओ और वहीं रहो, जब तक मैं पैगाम न भेजूं वापस मत आना। पहलवान खुश होकर ससुराल चला गया। इधर उसकी बीवी ने पहले ही एक गहरा कुआं खुदवाया और उसके ऊपर कमजोर धागों से बनी चारपाई रख दी, ऊपर नर्म बिस्तर बिछा दिया। कुछ दिन बाद बादशाह खुद उसके घर आया। पहलवान की बीवी ने कहा, महाराज, मेरे शोहर घर पर नहीं है, आप बाहर तशरीफ रखें। बादशाह बोला, नहीं, मैं अंदर ही आऊंगा। बादशाह ने मीठी बातें करके उसे बहकाने की कोशिश की, मगर औरत समझ गई कि बादशाह की नीयत बुरी है। उसने कहा, आइए महाराज, आप ठीक कहते हैं, अब मैं आप ही के साथ रहूंगी। बादशाह खुश हो गया और अंदर आ गया। औरत ने कहा, महाराज, इस चारपाई पर बैठ जाइए, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही बादशाह बैठा, चारपाई टूट गई और बादशाह सीधा कुएं में जा गिरा। औरत जोर से हंसकर बोली, अब आप यहीं बैठकर राज कीजिए। कई दिन गुजर गए, बादशाह दरबार न आया तो वजीर को शक हुआ। वो भी पहलवान के घर पहुंचा। औरत ने दरवाजा खोला तो वजीर बोला, मैं महाराज से मिलने आया हूँ। औरत ने कहा, वो तो उसी दिन वापस चले गए थे। ये सुनकर वजीर ने दिल में सोचा, अच्छा हुआ बादशाह यहाँ नहीं है, अब मैं अपनी बात कह दूं। वो औरत से बोला, देखो, पहलवान अब जिंदा नहीं बचेगा, वो हिमालय के जंगलों में गया है और वहाँ से कोई वापस नहीं आता। तुम यहाँ अकेली क्यों रहो, मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें आराम से रखूंगा। पहलवान की बीवी फौरन वजीर की नीयत समझ गई। उसने होशियारी से कहा, आइए अंदर आकर बैठिए। वो वजीर को अंदर ले गई और उसी चारपाई पर बैठने को कहा जो कुएं के ऊपर रखी थी। जैसे ही वजीर बैठा, चारपाई टूट गई और वो भी कुएं में जा गिरा। कुएं में पहले ही बादशाह मौजूद था। बादशाह ने हैरत से कहा, वजीर जी, तुम यहाँ कैसे आ गए?
वजीर बोला, महाराज आप यहाँ कैसे? बादशाह बोला, मैं तो पहलवान की बीवी के चक्कर में यहाँ आ गया हूँ। अब तुम भी आ गए हो तो अच्छा ही हुआ। यूँ बादशाह और वजीर दोनों कुएं में फंस गए। कुछ दिन गुजरे तो सिपह सालार ने सोचा, बादशाह और वजीर दोनों पहलवान के घर गए थे और वापस नहीं आए, मुझे भी देखना चाहिए। वो भी पहलवान के घर पहुँचा। पहलवान की खूबसूरत बीवी को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो गई। औरत ने उसे भी अंदर बुलाकर उसी चारपाई पर बिछाया। वो भी कुएं में गिर गया, जहाँ बादशाह और वजीर पहले से पड़े थे। सिपह सालार को देखकर बादशाह बोला, तुम भी यहाँ आ गए? सिपह सालार बोला, महाराज मैं तो आपको ढूंढने आया था। बादशाह ने कहा, अब ढूंढ ही लिया है, अब यहीं पड़े रहो। अब तीनों बहुत परेशान हो गए। अगले दिन कोतवाल ने सोचा, जो भी पहलवान की बीवी के पास जाता है वापस क्यों नहीं आता, मैं खुद जाकर देखता हूँ। वो भी गया और उसी तरह कुएं में जा गिरा। बादशाह ने कहा, कोतवाल जी आप भी आ गए? कोतवाल बोला, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बादशाह ने जवाब दिया, वही जो तुम करने आए थे, अब यहीं पड़े रहो। दोस्तों, कुआं बहुत गहरा था। सबको शदीद चोटें आई, कोई लंगड़ा हो गया, कोई अपाहिज, किसी की आंख जाया हो गई। पहलवान की बीवी रस्सी के जरिए थोड़ा सा खाना और पानी दे देती थी ताकि वो जिंदा रहे। तकरीबन 15 दिन गुजर गए और सब बीमार हो गए। आखिरकार बादशाह ने सोचा, अब जान बचाने के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। उसने औरत को आवाज दी और कहा, हमें माफ कर दो और कुएं से बाहर निकाल दो। औरत जानती थी कि अगर उन्हें सीधा छोड़ दिया गया तो ये बदला लेंगे, इसलिए उसने शर्त रखी, मैं आपको बाहर निकाल दूंगी, मगर जैसे मैं कहूंगी वैसे ही जाना होगा। सबने मजबूरी में शर्त मान ली। औरत ने कहा, 2 दिन और इंतजार करो, तीसरे दिन तुम्हें महल पहुंचा दिया जाएगा। फिर उसने अपने भांजों को हुक्म दिया कि ज्यादा से ज्यादा परिंदों के पर इकट्ठे करें। 2 दिन में एक कमरा परों से भर दिया गया। फिर उसने 2 क्विंटल तारकोल मंगवाया, उसे गर्म किया और ठंडा करके बड़ी कढ़ाई में रख दिया। तीसरे दिन सबसे पहले बादशाह को कुएं से निकाला गया। औरत ने कहा, इस कढ़ाई में नहाओ और फिर इस कमरे में जाकर लेट जाओ। बादशाह ने वैसा ही किया। जैसे ही वो परों वाले कमरे में लेटा, उसके जिस्म पर चिपक गए। इसी तरह वजीर, सिपह सालार और कोतवाल के साथ भी किया गया। अब चारों काले, परों से ढके हुए अजीब मखलूक जैसे लगने लगे। वो बहुत कमजोर थे और कुछ भी करने के काबिल नहीं थे, मगर दिल में बदला लेने का सोच रहे थे। इसी दौरान पहलवान की बीवी ने अपने मैके पैगाम भेजकर अपने शौहर को वापस बुला लिया। पहलवान आया तो बीवी ने कहा, मैंने 4 हूर बिलाओं का इंतजाम कर लिया है, वो अंदर कमरे में बैठे हैं। पहलवान ने जाकर देखा तो 4 अजीब व गरीब मखलूक बैठी थी, इंसानों जैसी, काली और परों वाली। पहलवान बहुत खुश हो गया। बीवी बोली, इन्हें रस्सी से बांधकर महल ले जाओ, ये वैसे तो सीधे हैं, लेकिन अगर रास्ते में कोई शरारत करे तो एक मोटा डंडा साथ रखना। पहलवान खुश हो गया। उसने चारों को रस्सी से बांधा, हाथ में मोटा डंडा लिया और उन्हें लेकर महल की तरफ चल पड़ा। चारों पहले ही जख्मी और कमजोर थे, ऊपर से डंडे का डर, इसलिए खामोशी से चलते रहे। जब महल पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। पहलवान ने सोचा, अब रात हो गई है, कल सुबह दरबार में पेश करूंगा। ये सोचकर उसने चारों को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद सो गया। उधर कमरे में बंद बादशाह, वजीर, कोतवाल और सिपह सालार घबरा गए। वो कहने लगे, अगर सुबह हमें दरबार में ले गए तो हमें मार दिया जाएगा और हमारा तेल निकाला जाएगा। ये बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। अचानक बादशाह बोला, इस कमरे से एक खुफिया सुरंग मेरे कमरे तक जाती है, ये पत्थर हटाओ और मुझे सुरंग में उतार दो। सबने मिलकर पत्थर हटाया और बादशाह को सुरंग में उतार दिया। बादशाह सुरंग के रास्ते अपने कमरे में पहुंच गया। वो जोर से चिल्लाया तो रानी बाहर आई। बादशाह की हालत देखकर वो डर गई, क्योंकि बादशाह के पूरे जिस्म पर लगे हुए थे। रानी चीख पड़ी। नौकर, दासियां और सिपाही जमा हो गए और उसे कोई अजीब जानवर समझकर मारने लगे। बादशाह चिल्लाता रहा, मैं ही बादशाह हूँ, मगर कोई नहीं माना। काफी मार के बाद रानी ने आवाज पहचान ली। उसने सबको बाहर निकाला और पूछा, अगर आप वाकई बादशाह हैं तो ये हालत कैसे हो गई? बादशाह बोला, पहले मुझे गुसल खाने ले चलो और मिट्टी का तेल मंगवा दो। नहाने के बाद बादशाह अपने असल रूप में आ गया। रात को वो आराम से सोया और सुबह दरबार में जाकर बैठ गया। इधर सुबह पहलवान उठा और उस कमरे में गया जहां उसने चारों को बंद किया था। उसने देखा कि एक गायब है, सिर्फ 3 रह गए हैं। पहलवान गुस्से में आया और डंडा लेकर उन्हें मारने लगा। बताओ चौथा कहाँ गया? तीनों बोले, हम सब बता देंगे, हमें मत मारो। अगर बादशाह पूछे तो कहना कि हमें सब मालूम है।
ज्यादा सवाल करेगा तो हम उसकी हकीकत सबको बता देंगे। पहलवान खुश हो गया और तीनों को लेकर दरबार पहुंच गया। दरबार वाले उन्हें देखकर हैरान और हंसने लगे। बादशाह बोला, मैंने 4 मांगे थे, ये 3 क्यों? चौथा कहाँ है? पहलवान ने कहा, ज्यादा बोले तो मैं सब राज खोल दूंगा। बादशाह समझ गया कि पहलवान को सब पता चल गया है। उसने खामोशी से तीनों को कबूल कर लिया। बादशाह ने कहा, जाओ नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर आओ। तीनों ने मिट्टी के तेल से गुस्ल किया, पर उतर गए और अपने असल रूप में वापस आ गए। फिर चारों ने आपस में सोचा, अगर हम पहलवान की बीवी पर बुरी नजर न रखते तो ये सब ना होता। अब इस राज को छुपाना ही बेहतर है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी और हौसला मिलता है।